एक फिल्म में डायलॉग था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र की सियासी पिक्चर अभी भी बाकी है, क्योंकि नामांकन में अब गिनती के घंटे बचे हुए हैं और कुछ सीटों पर पेच सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन मुंबई की वर्ली सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है, जहां उद्धव गुट के आदित्य ठाकरे के सामने शिंदे गुट के मिलिंद देवड़ा आमने सामने है। और इस सीट के लिए मेगा प्लान बनाते हुए शिंदे गुट ने सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे और 3 बार के सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को स्पेशल टास्क सौंप डाला है, जिसके तहत वो आदित्य ठाकरे को हराने का ब्लूप्रिंट तैयार करने में जुट गए हैं। लेकिन मुद्दा सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं है, यूपी से लेकर झारखंड तक जोरदार सियासी हलचल दिख रही है। कटेंगे और बटेंगे वाले मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी के बड़े नेता शिवपाल यादव ने कहा कि जो ऐसी बात करेगा वो बाद में पिटेगा। और इसी बीच झारखंड में कांग्रेस के एक बड़े नेता और हेमंत सरकार में मंत्री इरफान अंसारी ने एक बहुत बड़े विवाद खड़ा कर दिया है। यह पूरा मामला क्या है, इसको भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और इस पर आज एक बड़ी चर्चा भी करेंगे। और आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर, झारखंड महाराष्ट्र में चुनाव, यूपी तक है तनाव, आज इसी पर बड़ी चर्चा। महाराष्ट्र की सियासत में आज हैवीवेट नेताओं के नामांकन का दिन था। ये महाराष्ट्र की जनता पूरी तरह महायुति के पक्ष में है। थंपिंग मेजोरिटी से महायुति जीतेगी। लेकिन मुंबई की वर्ली सीट पर सबसे तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है, जहां उद्धव गुट से आदित्य ठाकरे, शिंदे गुट से मिलिंद देवड़ा और एमएनएस से संदीप देशपांडे मैदान में हैं। खास बात यह है कि एक विशेष रणनीति के तहत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे और कल्याण से तीसरी बार लोकसभा सांसद श्रीकांत शिंदे को वर्ली विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार की कमान सौंपी गई है। और जिम्मेदारी मिलते ही श्रीकांत शिंदे ताबड़तोड़ बैठकें करके आदित्य ठाकरे को मात देने का प्लान बनाने में जुट गए हैं। उधर महाराष्ट्र में दावा ठोक रही समाजवादी पार्टी ने अब महाविकास आघाड़ी गठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए, त्याग की कोई जगह नहीं है। राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। इस बीच बटेंगे तो कटेंगे वाले मुद्दे पर आरएसएस भी अब खुलकर बीजेपी के समर्थन में आ गई है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता इस नारे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दीदी है, न तो बचेगा न कटेगा, और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। उधर झारखंड में अलग ही सियासी तनाव है। सोरेन सरकार में मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता इरफान अंसारी ने बीजेपी नेता और सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन पर बेहद विवादित बयान दे दिया। बीजेपी कभी भी जमीनी स्तर के नेताओं को नहीं आगे लाती है। इनको बोरो खिलाड़ी चाहिए। इनको जो रिजेक्टेड माल है, जो सातिर से जी जाता है, उसको हाईजैक कर लेती है। आज मेरे पति नहीं है तो क्या नहीं माफ करेंगे? हालांकि अब इरफान अंसारी माफी मांग रहे हैं, लेकिन मामला काफी आगे निकल गया है। इरफान अंसारी से अगर आपको एलर्जी है, अगर लगता है कि नहीं इरफान सही नहीं, ऐसे कहा होगा, तो भी मैं कहता हूं भाभी जी हमको माफ कर दीजिए। आप चलिए खत्म कीजिए मुद्दा को। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। झारखंड महाराष्ट्र में चुनाव, यूपी तक तनाव। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, ये गठबंधन के रियल टेस्ट का विश्लेषण। फैक्ट नंबर 1, लोकसभा के बाद पहली बार बीजेपी और कांग्रेस नहीं बल्कि एनडीए और इंडिया अलायंस यानी इंडिया ब्लॉक के बीच यह सीधी टक्कर होगी। फैक्ट नंबर 2 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो यह है कि लोकसभा सीटों के लिहाज से यूपी के बाद सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो नतीजे आएंगे उनका गठबंधन के साथ साथ नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स पर भी एक बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। फैक्ट नंबर 3 जो कि है जीतने वाले गठबंधन को बिहार और दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले
एक तरह से मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलेगी, जैसा अभी हरियाणा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी को मिल रही है। फैक्ट नंबर 4, लोकसभा में 240 सीटों पर सिमटने के बाद बीजेपी और मोदी मैजिक के खिलाफ विपक्ष का नैरेटिव जो बनाया था, हरियाणा के बाद अब क्योंकि हरियाणा के बाद महाराष्ट्र झारखंड में एनडीए जीती तो विपक्ष का नैरेटिव पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा, यह बात है। अब फैक्ट नंबर 5 की तरफ मैं आता हूं। लोकसभा में झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह विपक्षी गठबंधन का अच्छा प्रदर्शन रहा है, इसलिए विधानसभा चुनाव में अगर प्रदर्शन बिगड़ता है तो लोकसभा के नतीजों को तुक्का माना जाएगा, यानी माना जाएगा कि एक जो प्रोपेगेंडा चलाया गया, एक जो फर्जी खबर लगातार चलाई गई और यह चलाया गया कि आरक्षण समाप्त कर देगी भारतीय जनता पार्टी, उसका वो इंपैक्ट था। फैक्ट नंबर 6 जो कि महत्वपूर्ण है, महायुति में जो कि ये मैं आपको बता दूं, महायुति जो है वो बीजेपी और शिवसेना और एनसीपी अजीत दादा पवार वाला गुट है, इसने 235 उम्मीदवारों का ऐलान किया है और ऐलान बाकी है 53 उम्मीदवारों का, और एमवीए में 262 उम्मीदवारों का ऐलान है और ऐलान बाकी है 26 का। और एमवीए के अंदर जिस तरह से सीट शेयरिंग हुई है उसको लेकर राहुल गांधी तक नाराज है, जो सोर्सेस कह रहे हैं। उनका कहना है कि कोई प्लानिंग के साथ काम नहीं हुआ है और टकराव ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब मैं बड़े सवाल की तरफ आता हूं। बड़ा सवाल आज का यह है कि महाराष्ट्र झारखंड के नतीजे देश की सियासी भविष्य की दशा और दिशा को दोनों को तय करेंगे। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेरे साथ शुभ्रास्त्रा हैं, जानी मानी लेखिका हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आनंद दुबे मेरे साथ हैं इस चर्चा में, उनका स्वागत है। मेरे साथ प्रवक्ता है शिवसेना उबाटा के तनुज खत्री, प्रवक्ता जेएमएम के मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आपका भी स्वागत है। मैं सीधा इस कार्यक्रम की शुरुआत कर लेता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, महाराष्ट्र में पहले पोस्टर लगा बटेंगे तो कटेंगे, और योगी आदित्यनाथ का बयान भी आया, अब उत्तर प्रदेश में भी यही पोस्टर लग रहे हैं। शिवपाल यादव यानी चाचा शिवपाल यादव कह रहे हैं कि ना तो कोई बटेगा ना तो कोई कटेगा, और जो ऐसी बात करेगा वो पिटेगा। देखिए, जो वो कहने का प्रयास कर रहे हैं, वास्तविकता तो यह है कि जहां जहां पर बट गए वहां कट नहीं गए, वो हिस्से देश से कट गए। ये एक यथार्थ है, इसमें किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है। और महत्वपूर्ण बात, मैं सिर्फ एक फैक्ट ये पूछना चाहता हूं, हमारे जो प्रतिपक्षी बैठे हैं, ये इंडी गठबंधन बना क्यों था कि विपक्ष के वोट को बटने नहीं देंगे, विपक्ष का वोट बटना नहीं चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं शिवपाल जी से कि आपकी पार्टी जो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी है, वो डीएमके के साथ गठबंधन में है तमिलनाडु में, ये क्या वोट कॉमन है जो डीएमके और सपा में कॉमन है कि वो बटना नहीं चाहिए था? या शरद पवार जी की पार्टी और ममता बनर्जी जी की पार्टी में क्या वोट कॉमन है जो बटना नहीं चाहिए था? या केरल की मुस्लिम लीग और बिहार की आरजेडी में कौन सा वोट कॉमन है जो बटना नहीं चाहिए था? मेरे ख्याल से देश के सारे दर्शक भली बात ही समझ रहे हैं, एक वोट बैंक ऐसा है जो बटना नहीं चाहिए, और जिसके लिए याद करिए कि कमलनाथ जी का 2018 का और 23 में विधानसभा मध्य प्रदेश चुनाव का वीडियो अवेलेबल है कि 100 का 100% वोट चाहिए, 90% आएगा तो काम नहीं चलेगा, और दर्जनों इधर उधर के वीडियो अवेलेबल हैं। मगर अफसोस क्या है, उसी के लिए ये लोग तड़पे जा रहे हैं, तरसे जा रहे हैं, और एक दूसरे को दांव और घात भी लगा रहे हैं, मगर दूसरे में कहेंगे कि बटना नहीं चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं शिवपाल जी से, क्या आपने बांटा नहीं था? जब मुलायम सिंह जी नेता बने थे तो सबके नेता थे, बोल मजूरा हल्ला बोल, बोल किसानों हल्ला बोल। फिर आपने बांटा तो मायावती जी और काशीराम जी अलग हो गए, फिर अन्य जातियां अलग हो गई, और आखिर में आप जाति की बात करके सिर्फ अपने परिवार के नेता रह गए। लालू प्रसाद यादव जब बने थे 90 में तो गरीब और गुरबा के नेता थे, पासवान जी अलग हुए, पहले दलित अलग हुए, फिर नीतीश कुमार जी अलग हुए, कुर्मी अलग हुए, फिर अन्यथा जाते जाते आप केवल परिवार के रह गए। तो वास्तविकता में आप बांटेंगे और जाति का चूरन देकर परिवार की सत्ता का मजा काटेंगे। जी, नोएडा के डीएनडी पे भी ये पोस्टर लगा है। अनुराग भदौरिया, राजनीति में त्याग नहीं होता, अखिलेश यादव के इस बयान के मायने क्या निकाले जाए? आपको त्याग करने के लिए कांग्रेस और शिवसेना ने वहां बोल दिया है क्या, त्याग करिए? नहीं, मैं पहले
मैं पहले सुधांशु जी का बोल दूं। सुधांशु जी एक बात सुन लीजिए, ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाएंगे, राष्ट्र को बचाएंगे। और इंडिया गठबंधन राष्ट्र बचाने के लिए हुआ था। और हमारा जो वोट जिसकी बात करना चाहिए, तो मुझे हिंदुस्तानी वोट चाहिए। हम हिंदुस्तानी एक हैं। अब आप समझ लो कि आप किन किन की वोटों की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा सब है। तो हमें तो हिंदुस्तानी वोट चाहिए, क्योंकि हम हिंदुस्तान की राजनीति करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं। आप कहाँ की बात करते हो? अगर आपको वहां का वोट चाहिए तो भैया वो आप समझो, हमें नहीं चाहिए वहां का वोट। इसलिए हिंदुस्तान, आप जानते हो, ये गुलदस्ता है, अनेकता में एकता, इसीलिए तो बोला जाता है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ मिल के रहते हैं, सब एक दूसरे के त्योहार को मनाते हैं, सब एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। लेकिन आपको ये अच्छा क्यों नहीं लगता? यही तो वसुधैव कुटुंबकम है, इसी की तो हम लोग सब बात करते हैं। आपकी हिम्मत नहीं होगी अमन गौतम के बारे में आवाज उठाने के लिए। पुलिस कस्टडी में उसकी डेथ हो गई थी, उठाई आपने आवाज एक बार भी? आपकी हिम्मत नहीं हुई मोहित पांडे जी की आवाज उठाने की, जो लखनऊ में चिन्हट में थाने में जिसकी मौत हो गई, वो पानी मांगता रहा कि मुझे पानी मिल जाए, थाने में पानी तक नहीं मिला और उसकी मौत हो गई। हिम्मत है आपकी उठाने की? कौन था मोहित पांडे, कौन था अमन गौतम? 16 दिन के अंदर 2-2 लोगों की मौत, लेकिन आपके मुंह पे सन्नाटा है, आपके चेहरे पे सन्नाटा है, मुंह आपका सिला हुआ है। दुखद है। और इसके ऊपर मुझे लगता है कि शासन प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अनुराग भदौरिया, मेरा प्रश्न आपसे ये था कि ये राजनीति में त्याग की बात क्यों कर रहे थे अखिलेश यादव जी? ऐसा क्या त्याग मांग लिया कांग्रेस ने और शिवसेना ने? किस वोट का त्याग मांगा है, या फिर किस सीट का त्याग मांगा है? बताइए ना। राजनीति में त्याग नहीं होना चाहिए। देखिए, किस चीज का त्याग की बात? अरे तो राष्ट्र में त्याग मतलब, त्याग का मतलब क्या होता है? क्या त्याग नहीं होना चाहिए? वो तो कह ही रहे हैं साफ साफ कि राष्ट्रीय राजनीति में त्याग का कोई मतलब नहीं होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है, कई बार ऐसा सुना जाता है, कई बार लोग किसी चीज के लिए बहुत त्याग देते हैं, बस उसका रिजल्ट अरे आप मुझे बताइए अखिलेश, आप कोई किसी की मैं बात नहीं कर रहा, मैं किसी विषय की बात नहीं कर रहा, मैं आपके सर्वोच्च नेता अखिलेश यादव की बात कर रहा हूं। वो आपके सबसे बड़े नेता है ना आज की तारीख में, कि नहीं है? आप किसी की बात कर रहे हैं? मैं आपके नेता की बात कर रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं अखिलेश जी ने ये त्याग वाला बयान क्यों दिया, किस लिए दिया और किस परिप्रेक्ष्य में दिया? स्पष्ट सवाल है, स्पष्ट जवाब दीजिए। और नहीं है तो बोलिए कि मुझे नहीं पता भैया। देखिए, उन्होंने साफ साफ, नहीं मुझे साफ साफ मैं आपको बता दूं, उन्होंने साफ बोला राजनीति में त्याग का कोई मतलब नहीं होता। अब आप इसके बाद भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कह रहे हैं नहीं इसको समझाइए, इसका ऐसे लिखिए। उन्होंने साफ साफ बोला राजनीति में त्याग का कोई ऐसा मतलब त्याग करने के लिए क्या बोल दिया था? और परिपेक्ष नहीं, ऐसा कांग्रेस ने त्याग करने के लिए क्या बोल दिया? त्याग करने के लिए बोल दिया। ये शिवसेना ने क्या बोल दिया त्याग करने के लिए? उन्होंने तो कांग्रेस का नाम ही नहीं लिया। उन्होंने ना कांग्रेस का नाम लिया, ना कांग्रेस का नाम लिया, ना किसी दल का नाम लिया। अब मैं बताता हूं परिप्रेक्ष्य। अब मैं क्योंकि व्यूअर्स, मैंने 3 मौके दिए अनुराग भदौरिया को, 3 मौके दिए बताने के। अबू आजमी का मैं बयान कोट करता हूं, मैं कुछ नहीं बोला, तब सपा के नेता बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें मांगी हैं, इनमें 2 मौजूदा सीटें हैं, भिवंडी पूर्व और मानखुर्द। इसके अलावा 3 सीटें भिवंडी पश्चिम, मालेगांव और धुले शहर, यानी मुस्लिम सीटें हैं ये, और उसकी डिमांड की गई है। और अगर ये 5 सीटें नहीं मिली तो हम 25 पे लड़ेंगे, ये अबू आजमी का बयान है। और उसके बाद बयान आता है अखिलेश यादव का कि त्याग नहीं होता राजनीति के अंदर। सुधांशु त्रिवेदी। हाँ, बताता हूं। देखिए, मैं दर्शकों से कहता हूं इस गंभीरता को बात समझिए। अभी आपने जिस मालेगांव विधानसभा का नाम लिया ना, वो जिस संसदीय क्षेत्र में है उसमें हम 4 विधानसभाएं जीते थे, और इस मालेगांव विधानसभा में कांग्रेस को 1,98,000 वोट मिला और भारतीय जनता पार्टी को 4,200। कांग्रेस को 1,98,000 वोट मिला, भारतीय जनता पार्टी को 4,200, क्योंकि ओवरवेलमिंग मुस्लिम मेजॉरिटी की सीट है। इसीलिए देखिए, इनकी भी आंख वहीं गड़ी है, उनकी भी आंख वहीं गड़ी है। जैसे हरियाणा में मैंने कहा कि ममन खान 98,000 से जीते और हुड्डा साहब 70,000 से जीते। उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद जो मोदी जी की बोटी बोटी काट रहे थे तब सपा के थे, और अब वो आ गए कांग्रेस में। और जो बात भदौरिया जी ने और अखिलेश जी ने कही, मैं ये एक तो भदौरिया जी को बात हिला दूं, हमें वहाँ का चुनाव नहीं लड़ना। भदौरिया जी, आप ही के गठबंधन के नेता हैं शशि थरूर, ये बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में काहे आर्टिकल लिखे थे मोदी हैज़ टू गो? चुनाव तो भारत में हो रहा था, तो बांग्लादेश के अखबार में काहे लिख रहे थे? अब मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो कितनी गहरी और कितनी गंभीर और अपनी असलियत दिखाने वाली बात अखिलेश जी ने कही है। राजनीति में कोई त्याग का मतलब नहीं होता। तो महात्मा गांधी की राजनीति मजाक थी, उन्होंने त्याग नहीं किया था। जयप्रकाश नारायण कभी पद नहीं लिए, वो त्याग नहीं किए थे।
राम मनोहर लोहिया कोई त्याग नहीं किए थे, दीनदयाल उपाध्याय कोई त्याग नहीं किए थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपनी जीवन बलिदान कर दिए, त्याग नहीं किए थे। वही देखना चाहिए दर्शकों को। ये स्वार्थ और लोभ पे आ गए हैं जो कहते हैं कि कोई त्याग का स्थान नहीं होता राजनीति में। मेरे भाई, इस देश में जो त्याग करता है वो महान माना जाता है। और आपके हिसाब से कह दूं तो आपके तो गठबंधन वाले दावा करते हैं कि सोनिया गांधी त्याग की थी, तो त्याग का तो स्थान ही नहीं है। तो ऐसा सेल्फ गोल करने में आप लगे हुए हैं। मगर मैं बता रहा हूं कितना बेहतरीन आपस का संबंध है अमित जी। जिस दिन हरियाणा का रिजल्ट आया उस दिन सपा ने 6 सीटें घोषित कर दी, और अब जैसे सपा वाले याचक के रूप में खड़े थे हरियाणा में कांग्रेस के आगे, दे दाता के नाम पे तुझको अल्लाह रखे, अब आज उन्होंने वो औकात याद दिलाई है कांग्रेस को यूपी में, अब कांग्रेस याद दिला रही महाराष्ट्र में। मतलब ऐसा गठबंधन है कि ये दोनों में पुनः जो बात मैंने पहले कही जी कह जी रहा जी, हूं, तो ये राजनीति में आपको अनुराग भदौरिया त्याग नहीं चाहिए, त्याग हो नहीं सकता राजनीति राजनीति के अंदर। अब बीजेपी ने तो इसको जोड़ दिया महात्मा गांधी के साथ, पूरी गद्दी कब्जा कर। ओके, तो आप त्याग की राजनीति नहीं कर रहे। बीजेपी को जनता से कोई लेना देना नहीं ना। वो तो यहाँ जो मैं पूछ रहा हूँ, निषाद पार्टी आपसे सीट मांग रही थी ना, आज भी उनके देखा इंटरव्यू, उनके अंदर कितना दर्द है। अपना दर्द को छुपा रहे हैं सत्ता की गोली खा के। इतना दर्द है कि हमें सीट नहीं मिली है, बार बार आपको चिता रहे हैं। अगर हमारी सीट आपने नहीं दी है, उनका निषाद का सम्मान नहीं किया है, बार बार आपको चिता रहे हैं कि नहीं चिता रहे हैं, लेकिन उसके बारे में तो आप बोलेंगे नहीं। राजभर जी को आपने सीट दी क्या? नहीं दी ना, अपना दल को भी नहीं दी। तो निषाद जी को तो देते। निषाद जी तो मजमा मांग रहे थे, कटहरी मांग रहे थे, कुदरकी मांग रहे थे, और कह रहे थे कि वहां पे निषाद, अगर निषाद का सम्मान नहीं होगा तो जीतना मुश्किल हो जाएगा। आज भी कह रहे हैं, कल भी कह रहे थे, रोज ही तो इस बात को कह रहे हैं। लेकिन उनके दर्द को आपको कहां दिखाई देगा? उनका दर्द आपको इसलिए दिखाई नहीं देता है कि आप उनका निषाद का सम्मान नहीं करना चाहते, उनको टिकट नहीं देना चाहते, उनका इस्तेमाल करना चाहते, लेकिन उनको आगे नहीं बढ़ाना चाहते। लेकिन हमारा देखिए, हम पीडीए का नारा देते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तो ये त्याग वाली बात क्या है? अगले पिछड़े हमने नहीं, तो ये अखिलेश जी ने जो त्याग का बयान दिया, इसके मायने क्या है? राजनीति में आप त्याग करने के लिए नहीं है, आप लोभ और माया के लिए हैं। 4 महिलाओं, अरे बात तो सुनिए, 4 महिलाओं की बात नहीं कर रहा मैं पूछ रहा हूँ ये त्याग और त्यागी का क्या चक्कर है? हम महिलाओं की बात कर रहे हैं तो आप इधर उधर भाग नहीं। महिलाओं की बात क्यों करेंगे आप? इस कार्यक्रम के अंदर विषयों का तो बात करेंगे ना। सम्मान के लिए करिए झारखंड की सीता सोरेन पे बात, जिसको रिजेक्टेड बाल बोला है आपके अलायंस पार्टनर ने, वहां पर करिए उस महिला की बात। मैं आपसे कह रहा हूं, मतलब अपनी चॉइस से बात करेंगे हम, इसकी बात मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। त्याग का परिचय क्या है आपके लिए? त्याग क्या है राजनीति के अंदर? बोल लो तो मैं क्या बोलूं? नहीं, त्याग क्या है आपके? मैं कह तो रहा हूं कि हमने 4 महिलाओं को, अब आप बोले नहीं तो मैं कह रहा 4 महिलाओं को, देश की आधी आबादी को टिकट दिया। महिलाओं का सम्मान हम करते हैं। 9 में से 4, इन्होंने कितनी दी जरा पूछिए। हमने खैर से दी, मीरापुर से दी, हमने कानपुर से दी, जिसको सुधांशु बोलते हैं, कटहरी से दी। इन्होंने कहां से दी बताइए? सुधांशु त्रिवेदी। पूछिए कितनी? सुधांशु त्रिवेदी पॉइंट ये है कि एक पर्टिकुलर वोट बैंक है जिसकी सियासत के इर्द गिर्द सब कुछ हो रहा है। और अबू आजमी का बयान भी था कि अभी 2 विधायक हैं, 8 विधायक हो जाएं, मैं देखता हूं कौन माई का लाल है जो मुसलमानों की तरफ आंख उठा के देख सके। ये मैं नहीं कह रहा, ये अबू आजमी ने अखिलेश यादव के सामने मंच पे बोला, बारिश में भीगते हुए। नहीं, इसमें कोई नई बात थोड़ी है। 2017 के चुनाव में, यूपी विधानसभा चुनाव में, इनके कासगंज से एमएलए कैंडिडेट थे कोई मिस्टर शेरवानी। उनका वीडियो अवेलेबल है, जिन्होंने कहा कि अगर सपा की सरकार आ गई तो किसी पुलिस वाले की हैसियत नहीं होगी कि किसी मुसलमान की तरफ आंख उठा के देख सके। तो इनका तो लखनऊ से लेके मुंबई तक बिल्कुल एक समान विचार है, और ये तो बिल्कुल बहुत प्यार मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं। अभी देखिए कितनी अच्छी बात भदौरिया जी ने कही, मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये महिला की बात कहे। यानी कम से कम मोदी जी जो कहते थे महिला और युवा और गरीब और किसान, ये 4 वर्ग हैं, ये पीडीए छोड़ के बचाने के लिए महिला पे आ गए। तो मैं इनको बताना चाहता हूं, आज भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा महिला मंत्री हैं तो योगी जी के मंत्रिमंडल में है। मेरे भाई सुनो, आपने टिकट क्यों नहीं दी? सबसे ज्यादा महिला मंत्री हैं तो योगी जी, मोदी जी के मंत्रिमंडल में है। आपने कितनी दी? बीच में चिल्लाइए नहीं, कितनी दी? बगैर की बातें कर रहे, लेकिन नहीं बताएंगे डिस्टर्ब करने लगे। महिला का टिकट दी आपने, इधर-उधर की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा सबसे बड़ा चैनल देखा जाता है, बताइए महिलाओं को कितनी टिकट दी आपने उत्तर प्रदेश में 9 सीटों में? हमने 4 दी, बोल रहे हैं आपने कितने दी? बोलिए आप कितनी दी आपने? आवाज नहीं निकलती है जब मैं पूछता हूं कितनी सीटें दी, तो इधर उधर की बातें कर। तो आप कह रहे थे कि मोदी जी ने बोला था तो आप दे देते ना 4 सीटें 5 सीटें, हमसे ज्यादा। ठीक है, आपने बोला ना अनुराग उधरिया, ऑडियो डाउन करिए आप। यू मेड योर पॉइंट अनुराग उधरिया, होल्ड ऑन। डॉक्टर त्रिवेदी, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। भाई पीडीए में महिला नहीं है,
आप महिला लाए, इसके लिए आपका साधुवाद, क्योंकि हम तो कहते हैं महिला, युवा, गरीब और किसान ये समाज के 4 वर्ग हैं और सबसे ज्यादा महिला मंत्री हैं भारत के इतिहास में तो मोदी जी की सरकार में, सबसे ज्यादा महिला राज्यपाल हैं तो मोदी जी की सरकार में, अगर महिलाओं को आर्मी में कमीशन दिया है तो मोदी जी की सरकार ने, अगर मुद्रा योजना में 55% लाभार्थी हैं तो मोदी जी की सरकार में, प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के जो 3 करोड़ मकान बने हैं उसमें 2/3 अगर मालिकाना हक है तो मोदी जी की सरकार में। महिलाओं का पूरा जो सशक्तिकरण है वो वास्तविक अर्थों में क्या, और 1/3 आरक्षण का मार्ग जी सुधांशु, यू मेड योर पॉइंट, सुधांशु यू मेड योर पॉइंट। जी अब मुझे आनंद दुबे के पास भी जाना है। आनंद दुबे, महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों में सीटों को लेकर कुछ पेच फंसा हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो महाविकास अघाड़ी है उसमें कुछ ज्यादा फंसा हुआ है। पहले 85-85 का फॉर्मूला आया, अब लगा 95-95 का आएगा, लेकिन ये फॉर्मूला कहीं तय हो नहीं पा रहा और दिन के अब तो घंटे बज गए हैं और अखिलेश जी ने भी बोल दिया है कि त्याग की उम्मीद मत करिए, राजनीति में त्याग नहीं होता। और दूसरी तरफ श्रीकांत शिंदे की ड्यूटी लगा दी है आदित्य ठाकरे के पीछे। अमीश भाई नमस्ते। आपने अभी चुनाव और तनाव की बात की। हाँ, हमारे महाराष्ट्र में है चुनाव, इसीलिए महायुति में है तनाव और जनता ने कर लिया हमसे लगाव और हम पर ही लगा दिया है दाव। ये सब देख के महायुति के लहरों में फंस गई है नाव। तो हम क्या करें अब इसमें? अरे भाई, मिलिंद देवरा जी को उतारो और चाहे संदीप देशपांडे को उतारो, चाहे श्रीकांत शिंदे को उतारो और चाहे ए टीम, बी टीम, सी टीम उतारो। हमने काम किया है, डंके की चोट पर काम किया है, तो हम चुनाव में आ रहे हैं। जनता जनार्दन अंत में फैसला ले लेगी। और रही बात अबू आजमी साहब की, 2 सीटें हमने उनको दे दी हैं, एक आग पर और बात चल रही है, 5 वाली कोई बात ही नहीं है, कोई मनमुटाव ही नहीं है। तीसरी बात, तो मनमुटाव नहीं है तो अखिलेश जी ने क्यों बोला त्याग वाली बात? हमारे अरे तो सुनिए तो पहले, हमने 267 सीटें डिक्लेयर कर दी हैं। हमारे यहां 21 सीटें का और पेज फंसा है, हम जल्दी डिक्लेयर कर देंगे। महायुति में अभी तक 260 सीट ही डिक्लेयर हुई है, उनके यहां तो 28 सीटों में पेज फंसा है, उस पर आप सवाल नहीं पूछेंगे। और रही बात अखिलेश यादव जी की, तो अखिलेश यादव जी के कहने का यह तात्पर्य था कि राजनीति में त्याग नहीं होता, मतलब कि जब हम चुनाव लड़ते हैं तो हमें भी कुछ सम्मान चाहिए, हमें भी कुछ सीटें चाहिए। उनके नेता को नहीं पता, आप उनकी भावना अच्छे से समझ रहे हैं। उनके नेता नहीं ये कह रहे और आप उनकी भावना समझ रहे हैं। उनका परिपेक्ष वो सीटों के त्याग की बात कर रहे थे दुबे जी। दुबे जी इतने भी मासूम मत बनिए, वो सीटों की बात कर रहे थे, सीटों के त्याग की बात कर रहे थे। उनका परिपेक्ष था हरियाणा में जब आम चुनाव हुए तो समाजवादी को कोई सीटें वहां नहीं मिली, तो उन्होंने कहा कि भाई हमेशा हम ही त्याग करेंगे, तो उन्होंने 5 मांगी, हमने 2 दे दिया, मामला जम गया। उनके दोनों विधायक हमारे संपर्क में है, एकाक और कोई दे देंगे, तो न तो कोई लफड़ा है न तो कोई झगड़ा है। लेकिन महायुति में तनाव है, महायुति में बेचैनी है। आदित्य ठाकरे जी के सामने चुनाव लड़ने वाला कोई धुरंधर मिला ही नहीं, इसीलिए पीछे के दरवाजे से गए हुए मिलिंद देवरा को ले आए। ठीक है, कोई बात नहीं, स्वागत है। राजनीति में तो युद्ध में हम आई गए हैं, रण में आ गए, समर में आए, हम देख लेंगे। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी क्या ये बड़ी प्लानिंग है एनडीए की? चुनाव लड़ रहे हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, ये बड़ी प्लानिंग है कि श्रीकांत शिंदे जो 3 टाइम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करेंगे वर्ली सीट के ऊपर, और मिलिंद देवरा जैसा कैंडिडेट को उतारा गया है। कारण क्या है इसके पीछे? महायुति कह रही है, शिवसेना उबाटा कह रही है कि घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी आदित्य ठाकरे से। आनंद भैया जी ने कितने तरीके से जोर का झटका धीरे से दिया। अनुराग भदौरिया जी लगता पता नहीं का मोबाइले देखते रहे, उनके सुनाइए नहीं पड़ा। आनंद जी ने क्या बढ़िया बात बोली कि 2 सीटें दे दिए और दोनों विधायक हमारे संपर्क में हैं। मतलब मजेदार बात सुनिए, महाविकास अघाड़ी में सपा के दोनों विधायक शिवसेना के संपर्क में है और फिर कैसे एक आध और दे देंगे। मतलब हैसियत भी बता दी, जैसे कोई खैरात देनी, चल भैया 2 मांग रहे थे, एक आध और दे देंगे। तो इससे साफ समझ में आता है त्याग कोई नहीं कर रहा है, सब लोभ में है, लोभ और मोह में है। और मैं ये बस 2 प्रश्न पूछना चाहूंगा, ये बता दीजिए आनंद भैया, ये मालेगांव सीट के लिए काहे दोनों लड़ना चाहते हैं, ये बता दीजिए। दूसरी बात,
अरे ये शरद पवार साहब ने कहा जिसकी ज्यादा संख्या होगी उसी का सीएम बनेगा, तो इस फार्मूले से आप सहमत हैं कि नहीं? बस ये दो बातें बता दीजिए तो बिल्कुल साफ समझ में आ जाएगा किसकी नाव मझधार में फंसी हुई है और किसकी हिचकोले खा रही है भंवर में। दुबे जी, देखिए मालेगांव में कांग्रेस पार्टी लड़ते आई है, समाजवादी पार्टी लड़ते आई है। दोनों चाहेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां चुनाव लड़ें और चुनाव जीते। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के खेमे को बेचैनी का क्या कारण है? आपका तो वहां से सुपड़ा साफ हो गया है। आप तो मूक दर्शक है ना, तो दर्शक जो होते हैं केवल खेल को देख सकते हैं, वो खेल में उतर के खेल तो खेल नहीं सकते। और रही बात मुख्यमंत्री बनने वाली, तो जिसकी संख्या ज्यादा होगी ये तो इतिहास रहा है, लेकिन हमने बार बार कहा कि संख्या की बात बाद में तय करेंगे। अगर पहले चेहरा देंगे तो उसका लाभ होगा, क्योंकि चेहरे से फायदा होता है। 2014 तो अब आपको लग रहा है हानि होगी, चेहरा नहीं होगा, अब चेहरा नहीं होगा तो आपको लगता है आनंद दुबे अब हानि होगी? चेहरा हम बाद में देंगे। नहीं, एक सेकंड, क्योंकि आपने बोला चेहरा देंगे तो लाभ होगा। तो मेरा प्रश्न ये है कि अब चेहरा नहीं दिया जा रहा, अब तो ऑफिशियल है कि चेहरा नहीं दिया जा रहा उबाटा की तरफ से, यानी महायुति की तरफ से। तो क्या अब आप चेहरा नहीं देंगे तो इसका नुकसान होगा, हानि होगी आपका अलायंस? नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा हमारी एक इच्छा थी, हमारी एक प्लानिंग का भाग था कि अगर चेहरा होता तो प्लानिंग तो फेल हो ज्यादा गई लाभ ना? होता, 200 पार हो जाते। अब 200 नहीं तो कम से कम 180 पहुंच जाएंगे, 10-20 सीटों में मन को मसोसेंगे। 180 तो नुकसान होगा आपको लग रहा है? चेहरा होता 200 पार कर जाते। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। बस एक लाइन में, जो आनंद दुबे जी ने कहा है वो अखिलेश यादव जी की बात को एकदम 100% चरितार्थ कर दिया है। राजनीति में कोई त्याग नहीं होता, तो जो मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलने वाली नहीं है, ख्वाबों ख्यालों में है, स्वप्न और स्वप्निल दुनिया में है, उसका भी त्याग करने को तीनों में से कोई तैयार नहीं है कि दूसरे का नाम आगे कर दे। ना 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 ना, ख्वाबों ख्यालों वाली भी कुर्सी हमारी रहनी चाहिए। देखेंगे बाद में कौन किसको निपटाता है। जी आनंद दुबे। अमीश भाई, कितनी चिंता हमारी बीजेपी को है कि अरे भाई इनके यहाँ तो बड़ा सिर फुटौल है मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर। अरे आपके यहाँ तो नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा, इस पर सिर फुटौल है। देवेंद्र जी चाहेंगे सबसे बड़ी पार्टी हमारी है तो मैं नेता प्रतिपक्ष बन जाऊं। एकनाथ शिंदे चाहेंगे कि हमारे पास तो कुछ बचेगा नहीं, भविष्य में जो विधायक है वो सब भाग जाएंगे तो मैं बन जाऊं। अजीत पवार बोलेंगे भाई मेरे लिए तो चक्की पीसिंग ये लोग कहते थे, तो मुझे नेता प्रतिपक्ष बना दो। नेता प्रतिपक्ष के लिए कितनी बेचैनी बीजेपी के खेमे में है, ये आदरणीय सुधांशु भाई को नहीं दिख रहा है, लेकिन हमारे यहाँ मुख्यमंत्री को लेकर सिर फुटौल है, उस पर नजरें बनी हुई हैं, उस पर चिंता बना हुआ है। लेकिन विकास में क्या हो रहा है? जी सुधांशु 20 सेकंड, सुधांशु 20 सेकंड, सीटें बढ़ जाती। जी मैं बताना चाहता हूं, जिस दिन मुख्यमंत्री का प्रश्न पूछा गया था तो उस दिन देवेंद्र फडणवीस जी ने हंसते हुए एकनाथ शिंदे जी की तरफ देख के कहा था, उनकी तरफ देख के मुस्कुराए थे। तो एकनाथ शिंदे जी ने कहा हमारा जो काम है वो मुख्यमंत्री बनेगा। मगर आनंद दुबे जी बात छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री तो आना नहीं, आपका जो ख्वाबों ख्यालों का मुख्यमंत्री है उसकी एक चीज बता दीजिए। आजकल राहुल गांधी जो बहुत पूछते हैं, नाम मत बताइए, जात बता दीजिए। राहुल गांधी हर चीज में जात पूछते हैं ना, इसकी जात देखो, उसकी जात देखो, मिस इंडिया से लेके और पत्रकारों तक सबकी जात पूछने लगते हैं। तो कृपया ये बता दे, परम आदरणीय सम्माननीय आत्मज्ञान से अभिभूत भारत की राजनीति के चिर युवा राहुल गांधी जी, कि आपके इस महाविकास अघाड़ी के ख्वाबों ख्यालों वाली सरकार का मुख्यमंत्री की जात क्या होगी? हमारे यहाँ एक ही जात है, महाराष्ट्र की जनता। हमारे यहाँ जाति का नाम है जनता। जनता में से एक मुख्यमंत्री बनेगा, बहुत अच्छा मुख्यमंत्री बनेगा, जो महाराष्ट्र को विकास की राह पर ले जाएगा, जो महाराष्ट्र के रोजगार, तो नाना पटोले भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं आपकी राय के नारी शक्ति, नाना पटोले भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं आनंद दुबे, रोजगार देगा, किसानों की आय दुगनी करेगा। आनंद दुबे, सवाल सुन नहीं रहा आपको या सुनना नहीं चाह रहे? मैं पूछ रहा हूं, नाना पटोले भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं आपकी राय में, आपके अलायंस के? अरे भाई साहब, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का कोई झगड़ा ही नहीं है। महाराष्ट्र का जो परिवार प्रमुख होगा, जो महाराष्ट्र के परिवार, बड़ी खबर आ रही है, उद्धव गुट के उम्मीदवार थे तरुण, 2 शिवसेना की लड़ाई में हिंदू वोट बढ़ जाएगा उन्होंने कहा, और अपना कैंडिडेचर वापस ले लिया। इसका फायदा, हिंदू वोट बढ़ने का फायदा AIMIM को पहुंचेगा। उद्धव गुट किसी और नाम की घोषणा कर सकता है, लेकिन उद्धव गुट को यह बड़ा झटका माना जा रहा है। इस समय की यह बड़ी खबर है, उद्धव गुट के उम्मीदवार किशन तनवानी ने अपना कैंडिडेचर वापस ले लिया है और कहा है कि हिंदू वोट बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने अपना कैंडिडेचर वापस लिया है। 2 शिवसेना की लड़ाई में
फायदा ओवैसी की पार्टी को होगा और मैं ये नहीं होने दे सकता। बहुत स्पष्ट बात है। औरंगाबाद से किशन तनवानी को शिवसेना उद्धव गुट ने टिकट दी थी। यह बड़ा झटका है। अनंत दुबे, इसके मायने क्या है? इस समय की बड़ी खबर है। किशोर तनवानी कोई 5 साल के बच्चे नहीं हैं जो उनको अभी अभी ज्ञान प्राप्त हुआ है कि हिंदू वोट बट जाएगा और एमआईएम जीत जाएगी। ये ईडी सीबीआई का भी किशोर नहीं, प्रकोप किशन हो तनवानी। सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी और महायुति वाले दबाव की राजनीति करते हैं। एन मौके पर जब जीत नहीं पाते सर, तो आपने सामने इनको वालों को टिकट कैसे दिया, आपका डराया जाए, कैंडिडेट भाग गया फंसाया है। जाए, दबाया जाए, भगाया जाए। आनंद दुबे, आपकी पार्टी ने उनको टिकट दिया और वो कैंडिडेट चला गया है। आप कह रहे हैं ईडी का दबाव है। तो मैं वही कह रहा हूं ना कि जब हमने टिकट दिया, वो आदमी ने टिकट मांगा, बी फॉर्म दिया। अब वो ये कह तो रहा है आप कि भी मानेंगे ना कि बच जाएगा। ये तो आप भी मानेंगे ना। ओके, सुब्रास्टा, इन पॉलिटिक्स, सुब्रास्टा, राजनीति के अंदर एक रणनीति होती है, काउंटर रणनीति होती है। अगर आपने एक रणनीति तैयार करी, विपक्ष ने 2024 के चुनाव में जातिगत जनगणना की बात करके एक नैरेटिव बिल्ड करा, जातियों की बात करके एक नैरेटिव बिल्ड करा, लेकिन बीजेपी ने उसका काउंटर पॉइंट ढूंढा हरियाणा के चुनाव के अंदर, और अब महाराष्ट्र के चुनाव में और स्पष्ट तरीके से एनडीए उसका काउंटर पॉइंट ढूंढ रहा है। और उसी के इर्द गिर्द शिवसेना उद्धव गुट के कैंडिडेट ने अगर अपना कैंडिडेचर वापस ले लिया है तो काम ये ईडी का है। देखिए आमिश जी, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के जो भी चर्चा परिचर्चा हो रही है उसमें टेक्स्ट के साथ सब टेक्स्ट भी है। जैसा कि अभी जो नोक-झोंक हुई, राजनीतिक नोक-झोंक हुई शिवसेना और सुधांशु त्रिवेदी जी भाजपा के बीच में, जो नोक-झोंक अभी हुई, मीठी नोक-झोंक थी और उसमें बहुत सब टेक्स्ट था उसमें। उस बात को मैं उठाते हुए एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि इस पूरे जो अलायंस की जो राजनीति हो रही है अभी महाराष्ट्र की, उसमें मुझे लगता है कि एक जो बहुत बड़ा फैक्टर उभर करके सामने आ रहा है वो है कांग्रेस का धीरे धीरे नेपथ्य में जाना। आप देखिए, शरद पवार जी ने एक तरीके से बीच बिचाव का काम किया। ये जो दो गुट, जो और गुट है, कांग्रेस और शिवसेना का जो एक धड़ा है उसके बीच में, और इक्वल सीट शेयरिंग होती है इन तीनों के बीच में। अब आप देखिए कि वो शरद पवार ग्रुप, जो कि आज अभी कुछ दिनों पहले तक एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस मोड में था, उसने अपने आप को इक्वल फुटिंग पे आकर बता दिया कि भाई ऐसा है कि मेरी जो हैसियत है, चुनावी हैसियत है, वो कांग्रेस के बराबर है, बरस्क है। तो अल्टीमेटली ये गेम किसके बीच में रहा? अब ये गेम शिवसेना, स्प्लिट शिवसेना बनाम स्प्लिट एनसीपी के बीच में है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है आमिश जी, क्योंकि आगे की महाराष्ट्र की जो राजनीति कैसी होगी ये इस फैक्टर पे बहुत इंटरेस्टिंगली डिपेंड करती है। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहती हूँ। जी क्विकली। अच्छा ये होता कि महाराष्ट्र चुनाव में मुद्दे हावी होते, लेकिन अल्टीमेटली आज महाराष्ट्र चुनाव में ये जो चुनावी समीकरण है, ये जो डेटा का समीकरण है, वो हावी हो रहा है। लोकतंत्र के लिए कितना अच्छा है, कितना नहीं अच्छा है, इस पे चर्चा परिचर्चा हो सकती है, लेकिन इससे एक बात नहीं, पर देखिए, एक नैरेटिव तो विपक्ष ने भी बुना जिसके अंदर था कि जातियों में हिंदुओं को जाति में बांटो, और उसका काउंटर में बीजेपी आरएसएस ने एक नैरेटिव अब बुना है, वो कह रहे बटोंगे तो कटोंगे। बिल्कुल, मैं इसी बात पे आ रही थी कि ये जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये कैटेगराइजेशन कास्ट और सबकास्ट का जो हो रहा है, क्योंकि जातिगत जनगणना की बात सबसे पहले मैं कांग्रेस प्लस ही कह रही हूँ, क्योंकि कांग्रेस को ही सबसे बड़ा सिरमौर बनाया जा रहा है इनका कि भाई मोहब्बत की दुकान चलाने वाले राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ा नैरेटिव सेट किया है। तो उसके काउंटर में ये जो बात भारतीय जनता पार्टी ला करके रख रही है, जो हिंदू, अल्टीमेटली जो हिंदू एकता की बात है, अब ये इन दो पहचानों के बीच की लड़ाई है आमिश जी। और मैं इसमें थोड़ा कंजर्वेटिव होते हुए ये कह रही हूँ, सोशल कंजर्वेटिव होते हुए कह रही हूँ कि अगर जातियां सही में, भारत की सभी जातियों को अगर रिप्रेजेंटेशन की बात कह करके भड़काया जाएगा या उकसाया जाएगा या आप कहिए अफेक्ट किया जाएगा, ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके, मैं एक सेकंड सुधांशु से एक रिएक्शन ले लेता हूं। ये जो अभी शिवसेना के कैंडिडेट ने अपना कैंडिडेचर वापस लिया है और कहा है कि हिंदू वोटों को हम नहीं बंटने देंगे, इसके मायने क्या है? ये ऑपरेशन आपका है? देखिए, मुझे अमीर जी, मुझे भी इस विषय की जानकारी अभी आपके
पैनल पर बैठे हुए ही आपके टीवी चैनल के माध्यम से प्राप्त हुई, तो मुझे कोई इस पे अधिकृत जानकारी नहीं है। परंतु जो मैं समझ सकता हूं वो ये समझ सकता हूं कि हिंदू हृदय सम्राट श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी की परंपरा का स्पंदन जिसके अंदर थोड़ा बहुत भी होगा तो वो ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो आज उस गठबंधन के साथ खड़ा हो जो केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया हुआ है, जिसने बंगाल में फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ गठबंधन किया हुआ है, जो फरहाद हाकिम जैसे लोगों के साथ है, जो एलानिया कहते हैं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी मिनी पाकिस्तान है, और जो गैर मुस्लिम हैं वो अभागे हैं, जो तमाम आतंकवादियों को, जाकिर नायक को शांति का मसीहा, इशरत को बेटी, हाफिज को साहब, ओसामा को जी कहने वालों के साथ है, तो कहीं ना कहीं वो दिल का भाव, वो कसक या तड़प उभर कर स्वाभाविक आ जाती होगी। और एक और बात कह दूं, आपने औरंगाबाद का नाम लिया तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब हमारे साथ गठबंधन में थे तो शिवसेना इस बात को बहुत प्रमुखता से उठाती थी कि औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर हो, मगर मुख्यमंत्री रहते हुए उद्धव जी नहीं कर पाए, हमने उसको किया। मगर इन लोगों ने वहां पर एक ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा भेजा, इमरान प्रतापगढ़ी को, जिसने औरंगजेब की कब्र पे जाके बरसिया पढ़ा, औरंगजेब को आनंद दुबे आपकी राजनीति में तो एक जबरदस्त यू टर्न आया है और डेटा सजेस्ट करता है कि एक बड़े पैमाने में मुस्लिम वोट भी आपकी पार्टी को मिला लोकसभा चुनाव में, जिसकी वजह से आप जीत के आए। तहसीन पूनावाला ने भी मेरे कार्यक्रम में बोला कि मुस्लिम वोट अगर नहीं मिलता तो शिवसेना की उतनी सीट्स नहीं आती। अमीश भाई, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का शिवसैनिक सच्चा जो रहेगा ना, वो AIMIM को हराएगा और संभाजी नगर में भगवा लहराएगा, वो ऐसे डर के नहीं भागेगा। ये साफ हो गया कि इन्हीं लोगों की बी टीम हमारे यहां घूम रही थी, जो सच्चाई पता चलने पर भाग गए। तो जो बाला साहब ठाकरे जी का शिवसैनिक है ना, वो घबराता नहीं है, वो MIM को हराता था। और रही बात संभाजी नगर करने की, हमारी लास्ट कैबिनेट में आदरणीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने तो उसको मंजूरी दी, जो केंद्र में गया और बाद में पारित हुआ। आज भी भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में जब नाम आता है तो औरंगाबाद लिख के आता है, संभाजी नगर लिख के नहीं आता कैंडिडेट का नाम। इनके जो अरुण सिंह जी के किए हुए सिग्नेचर के जो फोटोग्राफ ट्विटर पे आप पता लगा के देख लीजिए, उसमें आज भी औरंगाबाद लिखा है। तो संभाजी नगर का आप कितना सम्मान करते हो, कम से कम अपनी पार्टी से तो शुरू करो। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए क्या बढ़िया बात कही है आनंद दुबे जी। बीजेपी ने जो लिस्ट डिक्लेयर करी उसमें औरंगाबाद के नाम से आया, जबकि संभाजी नगर के नहीं आया। अरुण सिंह के साइन थे उसके ऊपर, जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है ऑफिस। कांग्रेस ने जो मीडिया एक्चुअली ये फैक्ट है सुधांशु। कभी कभी क्या होता है, चुनाव आयोग की अधिसूचना में यदि नाम के परिवर्तन में देर होता है, जैसे आज भी जहां से अवधेश पासी जीते हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम आज भी अयोध्या नहीं है, फैजाबाद है, क्योंकि वो पुराने नाम का संशोधन जो है वो सरकार ने कर दिया है। पर अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल गजट में जो इलेक्शन वाले गजट में नहीं हुआ, इसलिए। मगर इस टेक्निकल बात में कितनी मजेदार बात कही आनंद जी ने कि भगवा लहराएगा, उन लोगों के हाथ से लहराएगा जो भगवा आतंकवाद बोलते थे, जिन्होंने सैफरन टेरर वर्ड को यूज किया है, उनके हाथ से जाके लहराएगा महोदय। इसीलिए आपसे कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सुशील कुमार शिंदे जी ने कहा कि भगवा आतंकवाद कहना हमारी गलती थी, क्षमा मांगा उन्होंने। नहीं, उनका सम्मान करना चाहिए आपको। सुशील कुमार शिंदे जी का बात कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने अपनी पुस्तक में आनंद दुबे जी आपको याद की तारीफ की है। बहुत अच्छी बात। तो ये राहुल गांधी माफी मांगेंगे कि जब उन्होंने कहा था मैं राहुल गांधी हूं, राहुल सावरकर नहीं हूं? बोलिए, मंगवाइए माफी उनसे, और उस मणिशंकर अय्यर से माफी मंगवाइए। आनंद दुबे, अब आपने अपनी खुद की दुखी छेड़ दी। बहुत बड़े नेता सावरकर के ऊपर राहुल गांधी क्या कुछ बोले हैं दिखाई नहीं देता, लेकिन आप उनको भारत रत्न कब देंगे? जब हम ये सवाल पूछते हैं तो आप पीछे से खिसक लेते हैं। इसीलिए तो जनता कहती है, वही मैं कह रहा हूं, फिर एक शिवसैनिक के दिल की पीड़ा। इतना अंतर क्यों है? देखिए आनंद भाई, देखिए मैं भी कह रहा हूं, चूंकि आपके दिल में एक शिवसैनिक था, तो कहते कहते जो दिल का भाव था, दिल की आरज़ू लबों पे आ गई और आपके मुंह से सावरकर जी का विषय आ गया।
इसीलिए मैं कह रहा हूं जो शिव सैनिक दिल से होगा अरे तो सावरकर सावरकर जी जी का हमारे- अपमान करने हमारे वाले के साथ सावरकर कभी नहीं जी खड़ा हमारे रहेगा। देवता जो समान जगह है। जगह सावरकर जी का सावरकर जी हमारे अपमान प्राणों करते से प्रिय हैं, है। जिन्होंने हमेशा सावरकर जी के नाम की पट्टिका उखाड़ी, उनके साथ नहीं खड़ा हो सकता। और बताएं क्या हो रहा है आज शिवसेना के साथ समस्या क्या? आप उनको भारत रत्न कब देंगे? इन्होंने नाव की बात आपको कही देना थी। चाहिए था। आज 11 साल से आपकी अरे पूर्ण सुनिए बहुमत की आनंद जी, सरकार आनंद जी, है। अपने अपने क्या टर्न- ऐसी आपके अपने मन में अपने उनके टर्न पे मेरे प्रति भाई, भावना है कि आप अपने देना टर्न नहीं चाहते? पे। हम हजार दर्शकों के साथ कर अन्याय दिए हो जाता है और जब आप देते नहीं। बीच में बोलना शुरू करते हैं। मैं बताता हूं अमीश जी, नहीं, लेकिन आज आप शिवसेना के अधूरी साथ बात समस्या क्यों क्या हो करते गई? हैं? ये आप दो ये नावों कहिए की ना, सवारी क्या कर रहे हैं। कारण है कि आप भारत रत्न नहीं दे रहे हैं वीर सावरकर जी को? भैया मेरी आज बात बताना होगा आपको एक टेलीविजन सेकंड पर। एक सेकंड क्या अरे कारण भाई, है? सावरकर- मैं इसका विषय पर दबाव आता हूं। है। एक सेकंड एक कौन सेकंड रोके एक हुए सेकंड हैं? मैं सुधांशु वापस आता हूं आपके। सुब्रास्टा अखिलेश यादव जी ने एक बात बोली और बोला कि राजनीति में त्याग नहीं होता। चाहता हूं अमीश जी एक लाइन, बिल्कुल बिल्कुल सुधांशु, आप एक लाइन बोल दीजिए एक सुधांशु जी एक लाइन। बस एक लाइन। देखिए इनकी चुनावी नाव यह है कि दो नावों पे एक साथ चल रहे हैं, तो शिवसेना की स्थिति पर मैं कबीर का दोहा बोल देना चाहता हूं कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। शिवसेना की वही स्थिति होगी। जी ओके सुब्रास्टा, राजनीति में त्याग नहीं होना चाहिए। चक्की पीसिंग वाले अजीत दादा पवार पूरा ठीक आटा है खा गए और अजीत उस दादा आटे को पवार अब बचा चुनाव लिया। लड़ रहे हैं, चुनावी बेला में उनको हरा के दिखाइए। महत्वपूर्ण ये है सुब्रास्टा, राजनीति में त्याग नहीं होता जी। जी तो बिल्कुल जयप्रकाश सही बात नारायण है। का इस त्याग बात कहां से गया? अखिलेश यादव जी से बिल्कुल महात्मा गांधी का त्याग कहां गया? जी लोहिया का त्याग बात कहां सही गया? है आपकी आमिर जी। आप बहुत आदर्श परिस्थिति की बात कर रहे हैं। महात्मा गांधी चुनावी राजनीति में कभी नहीं थे। अखिलेश यादव जी ने जो कहा है, पहली बार समाजवादी पार्टी ने खुल करके कहा तो कि हाँ हम राजनीति इस लेवल पर भी कर रहे हैं जहां पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। अभी तक ये आरोप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर लगता था। अच्छी बात है, मैं तो कह रही हूँ इतना ही खुल करके अपने मन की बात जनता के सामने रखनी चाहिए, ताकि फिर जनता भी खुले मन से निर्णय ले सके। बात इसमें इसकी नहीं है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं या नहीं, बात इसमें यह है कि आप किन मुद्दों पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और किन मुद्दों पर आप जनता के लिए अडिग होकर लड़ना चाहते हैं। हाल तो यह है कि इस उन्हीं देश के मुद्दों पे अंदर मैं एक कांग्रेस का नेता है, मंत्री है सोरेन सरकार में, वो कहता है सीता सोरेन को, जो कि एक आदिवासी महिला है, कि ये रिजेक्टेड माल है क्योंकि उनके हस्बैंड नहीं है। मतलब वो रो पड़ी, वो जर्जर रो पड़ी है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। सुब्रास्टा जी और आमिर जी, हम लेकिन अचंभित क्यों होते हैं ऐसे बयानों पर? आप आज भी देखिए कितने सारे यहाँ पे वरिष्ठ प्रवक्ता बैठे हैं, एक एक पार्टी के किसी नेता का आप मतलब मैं ये तो भूल नहीं पाती कभी कि किसी भी महिला प्रत्याशी के अंतर वस्त्रों के रंग पर लेकर छींटाकशी की जाती है भरी रैली में, और कोई भी नेता सामने आकर उस पार्टी का नहीं कहता कि ये गलत हुआ। जी अनुराग बुधरिया, मुझे याद करवाइए किसी ने आकर कहा हो कि अनुराग बुधरिया सुब्रास्टा की बात का जवाब मुझे याद करवाइए। विपक्ष की किसी नेता ने कहा हो कि हाँ उन्होंने गलत कहा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो इसको बनाएगी, चुनावी मुद्दा बनाएगी इसको। लेकिन आप मुझे बताइए, मोहब्बत की दुकान चलाने वाले, लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाले, या शिवसेना गुट के लोग बैठे हैं वो, या समाजवादी पार्टी के अपने आला नेता, या कोई महिला नेत्री आकर किसी ने आजम खान का विरोध किया हो तो आप बताइए। तो मैं आपसे कहना ये चाहती हूँ आमिर जी कि आप और हम जैसे लोग जो कि दिन भर एक सेकंड सुब्रास्टा, ऐसा अनुराग बुधरिया कुछ कह रहे थे। अनुराग हम अचंभित क्यों होते हैं? अनुराग बोलिए। अरे भाई बोल लें। देखिए कमाल है अमीर जी, डिबेट शुरू हुई थी कि कहाँ पे कि महिला सम्मान की बात, तो हमने बताया कि हमने आधी आबादी को 4 टिकटें दी। अब पेट में दर्द इतना सुधांशु जी के हो गया कि उस पर बोलने को नहीं तैयार है कि आपने कितनी दी, मैं इतना पूछ रहा हूँ, उसके बता नहीं पा रहे तो कहाँ भाग जा रहे हैं। भाई आप इतना बता दीजिए ना दर्शक को कि आपने कितनी सीटें दी हैं 9 में से महिला को, बोला गया है ऐसा, उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं आप। ये तो आपकी सीरियसनेस है इस विषय को लेकर, गलत है। इरफान अंसारी का जो बयान है, इसके ये एक व्यक्तिगत बयान है और कांग्रेस ने भी इस पर आपत्ति जताई है, वो कांग्रेस के नेता भी है। तो देखिए ये व्यक्तिगत बयान नहीं है, ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन की जो घृणित मानसिकता है, ये उसका बयान है। अभी शुभ्रास्ता जी बता रही थी, इन्हीं के तो एक नेता थे आजम खां, जो जयप्रदा जी के अंतर्वस्त्रों के बारे में टिप्पणी कर रहे थे, और वही आजम खां लोकसभा में खड़े होकर पीठासीन पदाधिकारी महिला के बारे में
उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया और 3 दिन तक अड़े रहे, माफी नहीं मांगी। अखिलेश यादव भी उनके साथ खड़े रहे। तो ये इनकी मानसिकता का प्रतीक है। और ये वही आजम खान जिन्होंने 2017 से पहले बुलंदशहर रेप के लिए कहा था ये तो रेप हुआ ही नहीं है, ये तो पॉलिटिकल है। आखिर में हाई कोर्ट से फटकार पड़ी थी तो बिना शर्त उन्होंने माफी मांगी थी। तो ये एक मानसिकता का प्रतीक है। रिजेक्टेड माल जैसे शब्द और कहना नहीं चाहिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं, इसी कांग्रेस के एक नेता टंच माल शब्द भी प्रयोग कर चुके थे। तो ऐसे घोर आपत्तिजनक योग्य शब्दों की इनकी एक पूरी कड़ी है। ये अकेला बयान नहीं। भारतीय, एक मिनट सुनिए, भारतीय जनता पार्टी जब महिला सम्मान की बात करती है तो पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है। उन्हें महिला पहलवान भी याद आते हैं, बीएचयू की घटना भी याद आती है, हाथरस भी याद आता है, और उनके जो एक विधायक जो जेल में अभी बंद हैं वो भी याद आते हैं, और आपको उन्नाव की घटना भी याद आती है। तो इसलिए मत बोलिए आप। सुधांशु जी, आप जब बोलते हैं तो आपके मन में थोड़ा दर्द तो होता होगा बोलते समय। जीव कपती है कि नहीं कपती है, या अंतरात्मा को तकलीफ होती है कि नहीं होती है महिला सम्मान की जब बात करते हैं? मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूं कि 4 महिलाओं को हमने सम्मान में टिकट दिया, आपने कितने को दी है? तो आप बोलने को नहीं तैयार है, आप चले जाते हैं कहां से कहां। आजम खान पे क्या कार्रवाई करी आपने? उन्होंने इनर वियर ऑफ एक महिला नेता के बारे में बोला था। क्या कार्रवाई करी थी आजम खान पे आपने, बताएंगे जरा? वही तो मैं आपसे, भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत है, मैं वही आपसे बोल रहा हूँ ना। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, 4 सीटों की बात कर रहा हूँ, महिलाओं को 4 सीटें दी। आप 4 सीटें दे दी, उसका बहुत बहुत धन्यवाद जी। बोलिए, समाजवादी लेकिन उसके एवज में क्या ये बोल सकते हैं? सुब्रास्ता 30 सेकंड। सुब्रास्ता 30 सेकंड। देखिए आमिश जी, मैं स्ट्रेटेजिकली इनके जो 4 महिलाओं की बात ये कर रहे हैं कि सीट दी, उसकी मैं बखिया उधेड़ सकती हूँ कि वो सीट विनेबिलिटी फैक्टर कितना है, किन महिलाओं को दिया, मैं इसमें नहीं जाना चाहती। मैं सिंपल सी एक बात कहना चाहती हूँ। मैं झारखंड में मेरा जन्म हुआ है, मेरा ननिहाल झारखंड का है, मैं यूपी में हूँ, और मेरा ददिहाल बिहार का है। इसलिए इन तीनों जगहों पर महिलाओं की स्थिति के बारे में मैं सुन तो लीजिए अनुराग जी, महिलाओं की स्थिति को लेकर के मैं कुछ प्रामाणिकता से कुछ समाजवादी पार्टी का कि उन्होंने 4 महिलाओं को, आदि आबादी को टिकट दी है। आप सम्मान, और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के एक एड कैंपेन का विपक्ष ने खूब मजाक उड़ाया था। यह विज्ञापन रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच से भारतीय छात्रों को रेस्क्यू करने वाला पर था। इस विज्ञापन में दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री मोदी की कोशिशों के चलते रूस और यूक्रेन ने युद्ध के बीच भारतीय नागरिकों के लिए एक सेफ पैसेज मुहैया कराया। विपक्ष इस विज्ञापन को झूठा और बीजेपी का प्रोपेगेंडा बता रहा था। आपको याद होगा, अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक भारतीय अखबार को एक इंटरव्यू दिया है, और इस इंटरव्यू में जेलेंस्की ने जो कुछ कहा है वो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। जेलेंस्की ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी रूस यूक्रेन जंग खत्म कराने में एक बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि 2nd यूक्रेन पीस समिट नई दिल्ली में ही होना चाहिए, और ऐसा सिर्फ मोदी ही संभव करा सकते हैं। महात्मा गांधी कहा करते थे, आपके विरोधी पहले आपकी उपेक्षा करेंगे, फिर आप पर हंसेंगे, फिर वे आपसे लड़ेंगे, और फिर आप जीत जाएंगे। भारत की ताकत का मजाक उड़ाने वाले क्या अब जेलेंस्की को भी मोदी का भक्त, बीजेपी का कार्यकर्ता, आरएसएस का स्वयं सेवक कह के बुलाएंगे? क्या जेलेंस्की पर भी आरोप लगेगा कि बीजेपी को महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में फायदा पहुंचाने के लिए वो ऐसा बयान दे रहे हैं, या फिर ईडी के दबाव में ये बयान दे रहे हैं? विपक्ष को मोदी का विरोध करना है तो मोदी की कमियों पर फोकस करे, और उनका कर्तव्य करे। अगर उन्हें बीजेपी को घेरना है तो बीजेपी के खिलाफ मुद्दों को तलाशे, और मुद्दों की कमी नहीं है। लेकिन मोदी विरोध के चक्कर में कब तक देश का विरोध और देश का मजाक बनाया जाएगा, चाहे मेक इन इंडिया हो चाहे ये हो। हैरानी उन नेताओं की पॉलिटिकल समझ पर होती है जो 10 साल बाद भी नरेंद्र मोदी को नहीं समझ पा रहे हैं। ये नेता देश का अपमान करते रहे, और देश की जनता लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी को उसने प्रधानमंत्री बना दिया। जेलेंस्की ने अपने इंटरव्यू में एक और बड़ी बात कही है। मोदी आबादी और इकोनॉमी के हिसाब से एक बहुत बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए किसी भी संघर्ष को रोकने में भारत का और मोदी का एक बड़ा असर हो सकता है। यहां जेलेंस्की भारत की बात कर रहे हैं, और भारत की 140 करोड़ कोटि जनता की बात कर रहे हैं। जेलेंस्की नरेंद्र मोदी को 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री बता रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहे हैं।
ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। ये देश बहुत बड़ा है, देश से बड़ा कुछ नहीं है।